नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम पढ़ रहे हैं समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास। समास का सूत्र होता है सम सरल द्विपदी समास, यानी कि दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियां समुच्चयबोधक च का मतलब होता है और आदि को हटाकर एक पद बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं संस्कृत के अंदर। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा क्रमधारय और छठा द्विगु समास। विद्यार्थियों, समास होने पर समस्त पद अवयव बन जाता है, यह आपको मैंने पहले बताया था, तथा नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाता है। जैसे अव्ययभाव समास है, यहाँ पर पहला आपकी अव्ययभाव समास है। अवयव का मतलब सीधे तौर पर देख लेना है, अवयव। ये अवयव यानी कि जिस समास में पहला पद अवयव, जिस समास के अंदर पहला पद अवयव हो और साथ ही साथ पहला पद प्रधान भी होता है, दूसरा पद समास होने पर समस्त पद जो पूरा पद होता है वो अवयव बन जाता है तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका एक उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति का समास लौकिक विग्रह होगा शक्तिम अनति क्रियम, यानी कि शक्ति के अनुसार। दूसरा और है प्रत्येकम एकम एकम इति, प्रति एक। फिर है आपका दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विद्यार्थियों, इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होगी, यानी कि आपके हमेशा पहला पद प्रधान होगा। इसके दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं, यानी कि पहले पद में अलग विभक्ति आएगी और दूसरे पद में भी अलग विभक्ति आएगी। कई पर दोनों पद में समान विभक्ति, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों पद में भी समान विभक्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इस स्थिति में ऐसा होता है कि मान लीजिए कभी दोनों पदों में दोनों विभक्ति समान हो गई है या फिर अलग अलग है, तो समस्त पद को लोप करके उसको समस्त पद बनाया जाता है। फिर द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया हमेशा जाता है। जैसे विद्यार्थियों, यहाँ पर शरणम आगत एक उदाहरण है, यानी कि शरणागत, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सर्पेण दष्ट यानी कि सर्प दष्ट, यानी सर्प जिसको खा जाता है ना, उसके लिए है। ये आपका तीसरा विभक्ति का प्रयोग है। और चौथी विभक्ति का प्रयोग भूताय बलि यानी कि भूत बलि, यानी कि यहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा यह है कि इनके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है, यानी कि इनके 3 रूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेषी होता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। यानी कहा जाए तो कर्मधारय समास के अंदर मेन परिभाषा यही है कि आपको विशेषता बताएगा। विशेषता, विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो प्रयुक्त होते हैं कर्मधारय समास में, वहां पर आपको पहले तौर पर आपको विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, उदाहरण है नीलम उत्पलम, यानी कि ये लौकिक विग्रह है, जिसका समास समस्त विग्रह होगा नीलोत्पलम, यानी कि नीला है जो कमल। कमल तो यहाँ पर कैसा है? नीला है, नीला है उसकी विशेषता हो गई। उसके बाद में है ये हो गया आपके नीलम उत्पलम, ये विशेषण और विशेष्य हो गया घन एवं श्याम, घनश्याम, यानी कि ये उपमान और उपमेय हो गए। यहाँ पर बादल की तुलना हो रही है, तुलना होने पर उपमान और उपमेय होता है। फिर है आपका शीतम च उष्णम, यानी कि सर्दी और गर्मी, च का प्रयोग हुआ है, इसका शीतोष्णम हो जाएगा, यानी कि उभय पद दोनों, यानी कि दोनों पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। उसके पश्चात है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में इसका सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरी बात समूह अर्थ में यानी कि समाहार अर्थ में भी यहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पर 2 मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, सप्तानाम दिनानाम समाहार, यानी कि 7 दिनों का समूह। सबसे पहले ही आपको संख्या आ गई है, 7 आ गई है, यानी कि 7 दिनम, सप्त दिनम 7 दिन, तो यहाँ पर समझ लेना है आपको द्विगु समास है। उसके बाद त्रिनाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी स्त्रीलिंग में भी ये प्रयुक्त होता है। त्रिलोकी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर 3 लोकों का समूह, यानी कि धरती, आकाश और पाताल, ये त्रिलोकी है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास प्रयुक्त हुआ। विद्यार्थियों, हम समास पर अध्ययन करने के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं द्वंद्व समास के बारे में। हम आज अभी हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में।
यानी कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर च यानी कि और का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लवश्च कुशश्च ये समास विग्रह है, यानी कि लव कुशो, लव और कुश। इसके भी दो रूप होते हैं, इतरेतर द्वंद्व और समास द्वंद्व। यानी कि द्वंद्व समास मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होगी। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास, यानी कि जिस समास में न तो पहला पद न द्वितीय पद बल्कि अन्य पद प्रधान होता है वहां पर आपके बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन यस्य, यानी कि 10 सिर वाला वह कौन? दशानन यानी कि रावण। फिर चक्रपाणो यस्य, जिसके हाथ में चक्र है वह कौन? चक्रपाणि भगवान विष्णु। फिर एक से समास, यानी कि अन्य पद लोप होकर सिर्फ और सिर्फ एक समस्त पद बनाया जाता है, उसे एक से ये बहुब्रीहि का ही भाग है। जैसे माता च पितरो, माता च पिता च, यानी कि पितरो यहाँ पर माता शब्द से जो है लोप हो जाता है और सिर्फ पितरो शेष बच जाता है। हम पूर्व में समास का अध्यापन क्या था, हम अभी आपको मैं शॉर्टली रिवीजन करवा रहा हूँ। पहला समास होता है अवयवी भाव। सबसे पहले समास की परिभाषा समतल समास, यानी दो या दो से अधिक विभक्तियों के समुच्चय बोधक हो और उसमें दोनों पद की विभक्ति समान हो, कभी कभी लोप भी हो जाता है विभक्ति के, उसे समास कह सकते हैं। पहला पद अवयव भाव होता है। अवयव भाव में सबसे अवयव भाव कहते हैं अवयव पद को, ठीक है, यानी कि अवयव भाव समास में आपको सबसे ज्यादा अवयव पद मिलेंगे वो आपका अवयव भाव समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है तत्पुरुष समास। पहला पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो वो आपका तत्पुरुष समास होगा, या ठीक है। और तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर हमेशा आपको विशेषता बताएगी, दोनों पद विशेषता होगी, यानी कि जैसे पहली बात तो विशेषता बताता है ये, जैसे नीलोत्पलम, नीला है जो कमल, कमल है परंतु कैसा है? नीला है, इसलिए आपका विशेषता हो गई, ठीक है। और चौथा है आपका द्विगु समास। इसका सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु, यह हमेशा संख्यावाचक होता है, ठीक है। यानी कि पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, वो आपका द्विगु समास होगा। जैसे सप्तानाम, दिनानाम, शांत दिन का समूह, ओके। फिर है आपका द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे। इसका दो रूप होता है, एक इतरेतर द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, ठीक है। यानी कि दोनों पद, इसमें च का च यानी और की प्रधानता होगी। जैसे लवश्च कुशश्च, यानी कि लव और कुश, यानी कि जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की भी है, ठीक है। उसके पश्चात है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि जैसे दशानन, 10 सिर जिसके हैं वह कौन? रावण। विद्यार्थियों, ये आपका समास का शॉर्ट रिवीजन था, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।